मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निधि। दोस्तों, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, क्योंकि ढेर सारे लेटर्स हमें अपने ईमेल पर मिलते ही जा रहे हैं। काफ़ी सारे जो लेटर हैं वो थैंक्स के लिए हैं ममता जी के लिए, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी लोगों ने शेयर की है। तो ममता जी, चलिए शुरुआत करते हैं एक प्रॉब्लम्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। पहला लेटर जो है वो हमें लिखा है दीप्ति जी ने। दीप्ति जी का एक बेटा है आशुतोष, जिसकी पढ़ाई अभी अभी पूरी हुई है और कुछ ही दिनों में एक ऑर्गेनाइजेशन में उनकी ज्वाइनिंग भी है। दीप्ति जी अपने बेटे आशुतोष का नेचर बहुत ही अच्छे से जानती है, इसलिए उन्हें लगता है कि आशुतोष जो है इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़े से वीक पड़ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करने में आशुतोष को दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि आज के एरा में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है काफ़ी ज़रूरी होती है, तो ऐसे में वो आशुतोष को लेकर थोड़ा सा टेंस्ड है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन में कहीं ना कहीं वीक हो ही जाते हैं आशुतोष। ऐसे में दीप्ति जी उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही हैं कि किस तरह से आशुतोष की हेल्प करें। आशुतोष पढ़ने लिखने वाले एक स्टूडेंट रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और जो जी। बच्चे बहुत पढ़ने में डूबे रहते हैं, वो बच्चे अक्सर इंट्रोवर्ट से हो जाते हैं। उन्हें उनकी अपनी एक दुनिया होती है, अपनी किताबों में, अपने फ्यूचर में जी। अपनी एक अलग वो दुनिया बसा लेते हैं। तो ऐसे बच्चे नॉर्मली बाकी स्किल्स नहीं सीखते हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। कई बार मैंने देखा है, मेरे पास ही कितने केसेस आते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किया है किसी ने, कोई डॉक्टर बन चुका है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन और सबके सर्टिफिकेट्स मतलब इतना हाई स्कोर लेके पास हुए हैं कि सबके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो काफ़ी वेटेज रखते हैं। जी। लेकिन जब वो उन्हें बोलने के लिए आप खड़ा करेंगे तो वो अपनी बात कह तक नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से ये शिक्षा का सही मतलब नहीं है। जी। आशुतोष को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, किसी भी जॉब में जब वो जाएंगे, तो उन्हें एज अ टीम काम करना है। वो अकेले अथॉरिटी नहीं है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। जी। और अनटिल अनलेस वो उनका खुद का बिजनेस ना हो। जी। बिजनेस में भी देखिए, आपको कईयों से डील करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अकेले ही अपने लिए सारा कुछ जनरेट कर लो। कहने का मतलब ये है निधि कि हर स्टेज में सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करना ही पड़ता है इंसान को। जी। इसलिए पढ़ाई लिखाई का वो एक मेजर पार्ट होना चाहिए। जी। तो दीप्ति जी की चिंता वाजिब है। दीप्ति जी को आशुतोष को ये समझाना पड़ेगा कि जैसे आईक्यू टेस्ट होते हैं, आईक्यू लेवल होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही आजकल लेटेस्ट डीलिंग या लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नॉर्म्स के हिसाब से कंपनीज भी जो है वो ईक्यू पे उतना ही ध्यान दे रही हैं। ईक्यू, ये ईक्यू नई टर्म है, ये ईक्यू क्या है? ईक्यू से निधि मेरा मतलब इमोशनल कोशेंट है। ओके। तो जैसे आईक्यू इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट है, मतलब उसमें आप उस कोशेंट में आप इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हो, नॉलेज को टेस्ट करते हो, जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करते हो। तो वैसे ही ईक्यू में जो है वो इमोशनल कोशेंट है। इमोशंस को टेस्ट किया जाता है, कितना आप अपने आप को समझते हो, कितना आप अपने सराउंडिंग को समझते हो, कितना आप अपने आप को अपने सराउंडिंग से रिलेट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो, कितना इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं आप, कितना आप पॉजिटिव तरीके से किसी के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रोफेशनलिज्म इज़ पॉजिटिविटी। जी बिल्कुल। आपका सक्सेस आपकी पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो आज के ज़माने में इमोशनल कोशेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सक्सेस के लिए, आपके प्रोफेशनल रेस के लिए, आपकी खुशी के लिए ग्लोबल वर्ल्ड में। आपको खुद को भी आप देखेंगे कि अगर आप में ये फैक्टर है, इमोशनल फैक्टर है, अगर आप बेटर रिलेट कर पाते हैं सराउंडिंग से, तो आपका खुद का स्ट्रेस भी कम होता है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिवली यूज़ करना हमेशा बेहतर होता है। जी। जो लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नहीं यूज़ करते, वो प्रोफेशनली भी बहुत कुछ सफ़र करते हैं और पर्सनली भी बहुत सफ़र करते हैं। क्योंकि अपनी बात वो जब तक कहेंगे नहीं, तब तक सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। जी।
कभी कभी ऐसा होता है कि आपके नहीं बोलने से आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिए जाते हैं। आपकी चुप्पी, आपका इंट्रोवर्ट तरीका जो होता है वो सामने वाले को एक इमेज देता है कि आप घमंडी हैं, आप इंटरैक्ट नहीं करना पसंद कर रहे हैं किसी से, आप अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते हैं। इस तरीके का आप कभी कभी इमेज देते हैं, जबकि आपके मन में कुछ नहीं है। हो सकता है आपके मन में कुछ भी ना हो, आपने कभी सोचा भी ना हो इस तरीके से, लेकिन एक अनसेड मैनर में कम्युनिकेट नहीं करने की वजह से आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर बहुत बढ़ा लेते हैं। जी। जो प्रॉब्लम नहीं है वो प्रॉब्लम भी आप डेवलप कर लेते हैं, चाहे आप सोसाइटी में करें, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में करें, चाहे आप कहीं पे भी हों। जी। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है आजकल, जो कि है इमोशनल कोशेंट या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। जी। मेरा कहना, कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं होते, लेकिन उनका बिहेवियर, उनका सराउंडिंग के साथ नाता जोड़ने का तरीका, उनका अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, जी। उनका अपने कलीग्स के साथ रिलेट करने का तरीका, दूसरों को समझने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी इमेज बहुत ही अच्छी बना लेते, जितना हम सोचते नहीं, जितना उन्हें आता नहीं, उससे ज़्यादा वो अपने आप को पोस्ट कर पाते हैं। जी। तो कहने की बात यह है कि अब ज़माना वो नहीं रहा कि जहाँ सिर्फ समझदार होना काफ़ी है, आपको इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना और अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना कि सामने वाला आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो। तो इसमें इंटेलिजेंस के साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन भी काफ़ी मायने रखता है। तो इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे लेटर की तरफ। ममता जी, ये लेटर जो है अमित ने लिखा है हमें। अमित एमबीए की पढ़ाई कर चुके हैं और अब्रॉड की एक कंपनी में उन्हें जॉब भी मिल चुकी है, जहां बहुत जल्द वो जाने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित, हम सब की ओर से। अमित को प्रोफेशनल बिहेवियर रखना पसंद है। वो खुद को एक कॉरपोरेट या बिजनेस पर्सन के रूप में देखना पसंद करते हैं, इसलिए फैमिली में ज़्यादा घुलना मिलना उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन इसके अपोजिट अमित की मम्मी इन्हें फोर्स कर रही है कि अब्रॉड जाने से पहले पूरे परिवार के लोगों से एक बार मिलकर आ जाओ। खैर अमित ने ऑब्वियसली इस बात के लिए मना कर दिया, तो अमित की मम्मी ने घर पर ही फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर लिया। अब इस बात से अमित बहुत नाराज़ है। उन्हें रिश्तेदारों से चिढ़ हो रही है कि उनके रहते वो अपनी तैयारी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वो अपनी मम्मी को भी नहीं समझा पा रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, वही बात है जो हम अभी तक कर रहे थे कि अमित भी कुछ वैसा ही सोच रहे हैं जैसा हम भी नहीं चाहेंगे कि वो सोचे, क्योंकि ये एक आउटकम है निधि मेरे ख्याल से न्यूक्लियर फैमिलीज का। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, सब आप बाहर नहीं मिले तो भी क्या हुआ, घर में ही आपके तमाम लोग होते हैं। हर व्यक्ति का एक अलग नेचर होता है, हर व्यक्ति अपने सराउंडिंग के हिसाब से अलग रिस्पॉन्ड करता है। तो जब बच्चा उसी माहौल में बड़ा होता है तो वो काफ़ी इंटरेक्शन सीख चुका होता है, घर के घर में ही वो काफ़ी कुछ सीख चुका होता है। आजकल उल्टा है, फैमिलीज न्यूट्रल हो गई हैं, चाहे किसी भी रीज़न से हुई हों। कई बार प्रोफेशनल रीजंस होते हैं, जॉब बाहर लग गई, मजबूरियां हैं सबकी अपनी अपनी, लेकिन इन मजबूरियों के तहत जो सेटअप बना है, जी फाइनल सेटअप, उस फाइनल सेटअप में नॉर्मली पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। आजकल वर्किंग पेरेंट्स एक हमारे समय की डिमांड है, जी, बढ़ती हुई महंगाई की डिमांड है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अर्न करे। जी। तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं एक पेशेंस कम हुआ है, चाहे वो पेरेंट के लेवल पे हो, चाहे वो बच्चे के लेवल पे हो, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट के लेवल पे हो। जी। जो पेशेंस पहले होता था अपने सराउंडिंग को लेकर, वो पेशेंस अब किसी में नहीं बचा। जी। हमारा इंदौर का ट्रैफिक ही उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अगर हम कोट करें एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस पेशेंस को हमें डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके प्रोफेशनल फील्ड में जब आपको काम करना पड़ता है, तब आप एज अ टीम जब रहते हो, तो आपको इंटरेक्शन के लिए वो समझ ही डेवलप नहीं होती। आजकल के बच्चे सिर्फ खुद को जानते हैं, खुद के पेरेंट्स को जानते हैं, अगर घर में एक आध भाई बहन हुआ तो उसको जानते हैं। अपने बारे में हाई सोचना और एक एटीट्यूड डेवलप करना कुछ हद तक सही होता है, जी। लेकिन क्योंकि आप किसी से मिलते ही नहीं हो, क्योंकि आपके सामने कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, क्योंकि आप किसी के साथ बड़े ही नहीं हुए हो, इसलिए आप को वो पेशेंस नहीं है, वो आपको अपने बारे में, अपनी कमियों के बारे में नहीं पता होता, मेरा ये कहना है। जी। तो आपके हिसाब से आप सबसे अच्छे हो,
पेरेंट्स के हिसाब से उनके बच्चे सबसे अच्छे हैं, लेकिन कुल मिला के जो बात है वो वर्कआउट नहीं होती। यानी बाहरी जो रियलिस्टिक दुनिया है वहां से अनजान होते हैं, तो बच्चे इतने आसानी से सीख नहीं पाते। नहीं सीख पाते हैं। देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी इंद्रियों के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है, दिमाग तक जाती है। बिल्कुल। अब दिमाग उसके ऊपर रिएक्ट करता है। बेसिकली हम जो भी एक्शन करते हैं जी। वो उन सेंसेशंस का या उन इंद्रियों ने जो भी अपना रिश्ता एस्टेब्लिश किया है अपने सराउंडिंग के साथ, उसके बेसिस पे हम एक्शन करते हैं। जी। तो हमारे एक्शंस जो हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं इन इंद्रियों के द्वारा इनडायरेक्टली। अब मान लीजिए इसी में कोई एक फीलिंग ओवरवेलमिंग हो गई, ज़्यादा पावरफुल हो गई, चाहे वो फीलिंग इमोशनल हो, चाहे वो फीलिंग गुस्से की हो। एक गुस्सा भी एक इमोशन ही है, पर जो भी एक फीलिंग ज़्यादा पावरफुल हो गई, चाहे वो फीलिंग्स डिप्रेशन की हो, स्ट्रेस की हो, हमारा रिएक्शन उस फीलिंग के हिसाब से होता है, क्योंकि वो जो फीलिंग आपकी पावरफुल हुई, जो आपका सेंसेशन ज़्यादा रहा जी, उसने बाकी सेंसेशंस को दबा देता है। तो जो हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है, हमारा बोलना, हमारा बिहेवियर, हमारा जो इंटरेक्शन है, वो सारा कुछ वो पर्टिकुलर फीलिंग डिसाइड करती है। आप खुश हैं अपनी परिस्थितियों से या नहीं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, तो जो आपकी एक फीलिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट है जी, आपका रिएक्शन उस फीलिंग के हिसाब से होता है। तो वो फीलिंग डिसाइड करती है कि आप सिचुएशन से फाइट करेंगे या नहीं, आप सिचुएशन से भाग जाएंगे, या आप उस सिचुएशन में टोटली डेड हो जाएंगे, मतलब फ्रीज हो जाएंगे, आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। ओके। तो कहीं ना कहीं ये एक साइंटिफिक भी तरीका है इस पर्टिकुलर मोड को समझने का, कि हमारे लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को इमोशनली अपने सराउंडिंग के साथ अटैच करें। जी बिल्कुल, यानी इंसान होने के नाते कई सारी फीलिंग्स तो हमें होती है, लेकिन जो फीलिंग प्रोमिनेंट होती है उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्शन जो है वो आपके ईक्यू को दर्शाता है। तो क्या तो अमित का जो केस है निधि, आप देखिए, ये अगर नहीं, इनकी मदर जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। अगर ये रिश्तेदारों के बीच बड़े हुए होते तो अलग बात थी। देखिए, खुशी को हैंडल करना, गुस्से को हैंडल करना, दूसरे के रिएक्शन पे रिएक्ट करना, इस तरीके से रिएक्ट करना कि वो अगर रिएक्शन उसका नेगेटिव भी था तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं जी, तो ये सब इंसान तभी सीखेगा जब वो रिएक्ट करेगा। और परिवार सबसे हार्मलेस जगह है। देखिए, प्रोफेशनली अगर आप पहली बार ये चीजें फेस करेंगे तो शायद आपका बहुत नुकसान हो जाए, इसीलिए इनकी मदर जो कर रही हैं इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तैयारी तो देखिए एक पार्ट है, जब भी आप अकेले हैं वहाँ जाके भी आपको कोई सामान की कमी कहीं नहीं पड़नी है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर चीज़ हर दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, लेकिन जो नहीं मिलती है वो ये कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, बिहेवियरल चीज़ें नहीं मिलती। तो इनकी मदर एक इनडायरेक्ट तरीके से, भले ही वो अपनी सिंप्लिसिटी में कर रही हैं, लेकिन इनको फ्यूचर के लिए एक इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करने का ट्रेनिंग दे रही है। जी, तो अमित जी बिल्कुल पॉजिटिवली लीजिए अपनी मम्मी की बातों को। जैसा कि हमेशा कहते हैं कि मम्मी पापा कभी गलत सलाह नहीं देते, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तेदारों से घुले मिले। ये थोड़ा सा टाइम जो अगर आप उनके साथ स्पेंड करते हैं तो ये आगे जाकर आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन चूंकि बात यहाँ पर EQ की हो रही है, तो क्या EQ वाकई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि इसका ना होना नुकसानदायक है? बहुत इम्पोर्टेंस रखता है निधि। देखिए, परफॉर्मेंस आपका वर्क प्लेस में जो परफॉर्मेंस है जी, वो आपके रिलेशंस पे ज़्यादातर डिपेंड करता है। आपका कितना अंडरस्टैंडिंग दूसरे के साथ चल रहा है इस पे डिपेंड। आपके बॉस ने एक दिन आपको डांट दिया, सपोज करिए जी, तो आप बुझ गए, और दूसरे दिन जब बॉस ने आपकी तारीफ कर दी तो आप एकदम खिल गए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस दिन उन्होंने डांटा था उस दिन शायद उनका मूड खराब था, शायद वो किसी और का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल रहे थे, शायद वो आपके बारे में उतना बुरा नहीं सोचते जितना आपने उस दिन अपना मूड बना लिया जी। तो ये चीजें आपको तब ज्यादा समझ में आएंगी जब आपके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। इसकी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, इसको आपको खुद लर्न करना पड़ता है बचपन से अपनी सराउंडिंग के साथ। फिर प्रोफेशनल हेल्थ जो है आपकी, मतलब आपकी कमाई, आपका प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन, ये सब कुछ आपकी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपकी फिजिकल फिटनेस को भी
काफ़ी हद तक असर डालता है जी। उसके ऊपर, आपके रिश्तों पे असर डालता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैंने कई केसेस मेरे पास ऐसे भी आए हैं या हम पेपर में भी पढ़ते हैं कि किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज़ किया और लड़की ने मना किया, लड़के के मन में ईगो आ गया और उसके बाद वो उस लड़की का किसी भी हद तक नुकसान कर देता है। जी। इसका उल्टा भी होता है, कई बार लड़कियां भी किसी भी हद तक जाके लड़के का नुकसान करती हैं। तो ये स्थिति क्यों आती है? ये स्थिति सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि जब एक ने दूसरे को प्रपोज किया तो उसने उस जिसको वो प्रपोज कर रहा है उसकी परिस्थितियों को कभी एनालाइज करने की कोशिश नहीं की कि अगर उसने ना कहा या हाँ कहा तो किन परिस्थितियों में कहा, उसकी क्या मजबूरियां हैं। क्योंकि आज के समय में किसी के पास दूसरे के लिए सोचने का टाइम ही नहीं है, सब लोग अपने ही डिमांड्स में लगे हुए हैं। तो अगर ये इमोशनल इंटेलिजेंस होगा व्यक्ति में जी। तो मेरे ख्याल से ये भावनाएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी। हम कभी कभी ये भी तो सोचें कि ज़रूरी नहीं है कि हर एस्पेक्ट का हर चीज़ का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है। ये भी तो हो सकता है कि सामने वाले की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं हैं। जी। हो सकता है हमारे इंतज़ार करने पर वो परिस्थितियां हम सुधार सकेंगे, किसी वक्त के के लिए साथ वक्त के साथ बदल चीजें। सकती है। तो बेटर कम्युनिकेशन हमेशा लाभदायी होता है। यानी दूसरों का नजरिया समझना भी बहुत जरूरी बहुत है यहाँ ज़रूरी पर। है। आपके डिसीजंस एक चीज़ है और अपने डिसीजंस में दूसरों का अगर इन्वॉल्वमेंट आप कर रहे हो तो फिर आपको उनकी परिस्थितियों के साथ भी खुद को रिलेट करना चाहिए। जी। कुछ मैं अगर ब्रीफ में बोलूँ निधि तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम निकाल सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। पहली चीज़ है जो डेवलप होती है वो है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। हर इंसान को खुद के बारे में अच्छा सोचने का हक है। जी बिल्कुल सही। लेकिन आपको अपनी कमियां भी पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी खुद की कमियां पता हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को आगे ले जा सकोगे। अगर आप हमेशा यही सोचते रहोगे कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सुंदर हो, तो आप कभी अपना नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं देखोगे। तब अगर आपको कोई सामने वाला नीचा दिखाता है तो वो बहुत पिंच करती है चीज़, चाहे वो सच हो तो भी। चाहे वो सच हो तो भी। इसी तरह से निधि इसका उल्टा भी है। आप अगर हमेशा अपने लिए बुरा भी सोचोगे तो आप हमेशा डिप्रेशन में रहोगे, वो भी आपके लिए खतरनाक है क्योंकि आप कभी भी अपने आप को फिर प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। जी। तो अपने बारे में पूरी जानकारी रखना इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला रूल है कि आप दूसरे के आगे जाने के बजाय पहले खुद के बारे में सही एनालिसिस करिए। जी। दूसरा स्टेप जो होना चाहिए वो ये है कि आपको सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप में है तो आप अपने इमोशंस को, अपने आप को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। मतलब इमीडिएटली गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आया है, किसी की कोई बात नहीं पसंद आई तो इमीडिएटली उसके ऊपर बाउंस बैक करके रिएक्ट करना, मार पीट करना या उसको अपशब्द कहना, ये सब आपके कंट्रोल में है। अपनी बॉडी के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर, अपने रिएक्शंस के ऊपर, अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर आपको अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में, अपना कंट्रोल लाने में ये इमोशनल इंटेलिजेंस की नॉलेज आपको मदद करती है। जी। है ना? बहुत खुशी और बहुत दुख एक मिनट में जाहिर कर देने से कई बार आपके लिए स्थिति बुरी हो जाती है। जी। तीसरी चीज़ जो है वो है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस से मेरा मतलब है कि आप अपने आसपास के लोगों से, अपने बिजनेस टर्म्स में या अपने रिलेशंस में कितना दूसरों की परिस्थितियों को समझते हैं और उससे कितना आप इंस्पायर होते हैं, कितना आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो है, हाँ एक और चीज़ नहीं थी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना आप परिस्थिति से अपने आप को रिलेट करेंगे जी उतना आपको इमोशनल स्ट्राइकर्स के बारे में पता चल जाता है। मतलब मेरा ये है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे कि आप एकदम से लोगों का इमोशन रेज कर सकते हैं। यानी हमें पता चल जाता है कि अगर हम ये बात कहेंगे तो इससे गुस्सा आ जाएगा, हाँ, या ये बात कहेंगे तो ये फटाफट खुश हो जाएगा, तो ये खुश हो जाएगा, या पूरा सराउंडिंग जो है वो हिल जाएगा। जैसे कोई भी कम्युनल बात कहने से एकदम अचानक मास में जो है एक तूफान सा आ जाता है। जी। तो अगर आप अपने आप को सराउंडिंग से रिलेटेड पाएंगे तो आप ऐसी स्थिति में नहीं पड़ेंगे।
और अगर पढ़ते हैं तो आपको उससे निकलना भी आएगा, क्यों आपको ये स्थितियां अपने लिए यूज करने की आदत सी हो जाएगी। हाँ, एक हैबिट में आ जाती है चीज, तो आप काफी कंफर्टेबल भी फील करते हैं और काफी राइज भी करते हैं जी। एक और बात जो बहुत ही मददगार होती है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए, रिश्ते मैनेज करना आजकल बहुत ज़रूरी है, घर में भी, बाहर भी, परिवार में भी, सोसाइटी में भी और आपके वर्क प्लेस में भी जी। तो रिलेशन मैनेजमेंट में भी इमोशनल इंटेलिजेंस आपको काफ़ी मदद करता है। इससे आप कुछ ऐसी आप में क्वालिटीज़ डेफिनेटली डेवलप हो जाती हैं जिससे कि आप बेहतर कम्युनिकेट करते हैं, अपने आप को पोज करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा भी था, कई लोग पढ़ने में नहीं अच्छे हैं फिर भी करते हैं, तो आप इंस्पायर कर सकते हैं किसी को भी, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरों को, और अपने आप को इतना सक्षम बना सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी अपने वर्क प्लेस में या अपने परिवार में एक आइडियल पर्सनालिटी बने जी। साथ ही आप टीम के साथ काम करने या टीम बनाने की, टीम को लेके चलने की, परिवार को लेके चलने की भी क्षमता रखते हैं। जी बिल्कुल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये जो टर्म है, सिर्फ इसे एक कहने वाली चीज़ मत समझिए, इसे अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके रहते आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि आप टीम वर्क जो है उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली क्वेरी की तरफ। ममता जी, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी इसमें भी। ये लेटर जो है हमें ख्याति जी ने लिखा है। ख्याति जी का बेटा है एक रोशन, जो 7th स्टैंडर्ड में है। काफ़ी हाई प्रोफाइल स्कूल में एडमिशन दिलाया है रोशन को, जहां उसे हर एक फैसिलिटी, बुक्स, कॉपीज़, बैग, लंच, टॉयज़, हर तरह की एक्टिविटीज़, अच्छी से अच्छी पढ़ाई, सारी तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स भी वहां पर होते हैं, यानी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है उस स्कूल में। और घर आने के बाद भी रोशन जो है काफ़ी बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई होमवर्क का वर्क प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम जो है उनके सोशल बिहेवियर को लेकर आती है। रोशन जो है परिवार या सोसाइटी के लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं और दूसरे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं जाते। कई बार सिचुएशन इस वजह से काफ़ी एम्बैरसिंग हो जाती है उनके पेरेंट्स के लिए। स्कूल में ख्याति जी ने पता करने की कोशिश की तो उन्हें रीज़न तो खैर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर देखा कि कुछ और बच्चे भी हैं जो इसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो ख्याति जी इसका रीज़न और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन जानना चाहती हैं। आजकल के न्यूट्रल फैमिलीज का ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अगेन निधि, यहाँ पे कहीं मैं मेंशन करना चाहूँगी कि भले इन्होंने अपने बच्चे को सारी सहूलियत दी है जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेरेंटिंग का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे इनके बच्चे का बिहेवियर जो ऑड है उसका भी रीज़न यही है कि वो अपने आप को अपने सराउंडिंग से रिलेट नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनको उस बच्चे का इमोशनल क्वोशंट डेवलप करना चाहिए जी। इनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी मेड दे देने से या अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देने से इनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। मेड और मदर, मेड और पेरेंट्स में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। तो बच्चा कई बार बहुत सारी बातें जो अपने पेरेंट्स से कह सकता है वो उस लेवल पे मेड समझ भी नहीं पाती हैं और मेड से वो शायद कह भी नहीं पाता हो, तो इस वजह से बच्चा इंट्रोवर्ट होते चले जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि इनको बच्चे को कई बार देखिए ऐसा मैंने देखा है, बच्चा कुछ एक्सप्रेस करने जाता है और हम उसे टोक देते हैं तो वो अपनी बात कहे बिना पूरा चुप हो जाता है जी। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर कोई छोटा बच्चा आपसे कोई भी बात कह रहा है, चाहे वो रो के कह रहा हो, चाहे चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, चाहे वो मिट्टी में लौट के कह रहा हो, चाहे वो हंस के कह रहा हो, आप उसको कहने दीजिए। एक बार उसकी बात को पेशेंटली सुनिए। जब वो अपने एक्सप्रेशन से आपको अट्रैक्ट कर पाएगा तो उसके अंदर एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हाँ, उसने अपने पेरेंट्स का अटेंशन पा लिया जी, और अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का एक एटीट्यूड भी डेवलप होता है। अगर आप उसे तुरंत रोक देते हैं ये कह के कि मिट्टी में मत लौटो और तुम बहुत जिद कर रहे हो, जिद मत करो, इस टाइप का अगर आप कोई कमेंट देके उसे रोक देंगे तो वो उसके अंदर वो चीज़ दब जाती है और फिर वो जिंदगी भर उसी टाइप का हो जाता है।
यानी अगली बार कुछ शेयर करने से पहले उसके दिमाग में यही चीज आएगी कि पिछली बार मुझे टोक दिया था, तो इस बार भी यही तो होगा। उसे ये लगता है कि फिर मैं क्यों बताऊं, या तो ये बताने से और कोई या फिर सेंस नहीं बताने है। से कोई फायदा तो है नहीं, और या फिर उसे लगता है कि जब मेरा मूड ठीक हो जाएगा, जब मैं प्रॉपर बिहेव करूंगा तब बताऊंगा, तो मम्मी पापा सुनेंगे, तब तक वो भूल जाता है। जी, तो बिल्कुल। उसकी बात हम अब तक नहीं पहुंच पाती। तीसरी चीज है, आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को आप थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाइए। ये तभी होगा जब आप उसकी प्रॉब्लम जानेंगे। बिल्कुल। तो आपने बच्चे को स्कूल में भेजा है, आपने उसे खेलने के लिए भेजा है, आपने उसे सराउंडिंग के साथ छोड़ दिया है, और अगर आपने उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाई तो वो हर मोड़ पर मुसीबत झेलेगा। न वो ये जानता है कि दोस्तों के साथ कैसे बात करने से उसका काम बनेगा, न वो ये जानेगा कि बड़ों से कैसे बात करना है, तो वो हर जगह से डांट खाएगा, हर कोई उसे धुतकारेगा, नेचुरली उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। तो ये भी हमारा ही काम है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि कोई मुसीबत आ जाए तो उस समय कैसा बिहेव करे, वो जी, किस तरीके से वो उस सिचुएशन को हैंडल करे। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने का। आजकल तो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक गेम्स आ गए हैं, कई सारे टेबल गेम्स हैं, कई सारे बोर्ड गेम्स हैं, जिनमें आप किसी भी सिचुएशन को खेल के बच्चे के साथ खेल खेल के उसको सिखा सकते हैं। जी, यानी खेल खिलाना भी एक आसान सा तरीका हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जी डेवलप हाँ, करने उसमें का। क्या है, बच्चे को कभी ऐसा नहीं लगता कि उसको बिठा के कुछ सिखाया जा रहा है, बल्कि खेल खेल में वो कई चीजें सीख जाता है। जी, सही। जैसे चोट लगी थोड़ी बहुत, आप क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे के साथ, मान लीजिए थोड़ी चोट लगी, बच्चा एकदम इरिटेट होकर रोने लगा, तो ठीक है रो लिया, उसके बाद आप बाद में कह सकते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट लगी थी, अगर आपको लगता है कि वो हार्मलेस थी। पर अगर आप उसे ये हमेशा ये दिखाएं कि तुमको कोई चोट लगी मतलब तुम्हें किसी ने मारा है, तो फिर बच्चे का रिएक्शन दूसरा होता है। ओके। तो अंडरस्टैंडिंग जो एक डेवलप करनी है, वो उसके लिए आप गेम्स का भी सहारा ले सकते हैं। जी। एक आखिरी बात जो मैं कहूँगी कि ये भी पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को सिखाए कि मूड को कैसे मैनेज करना है, उसका मूड कैसा है, उस हिसाब से भी वो सराउंडिंग को के साथ इंटरेक्ट करता है। कभी अगर बच्चा दुखी होता है तो नहीं पसंद करता है इंटरेक्शन। जी। तो अगर आपका बच्चा मान लीजिए किसी पर्टिकुलर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप मत दुखी होइए, क्योंकि उस सिचुएशन में हो सकता है कि उस व्यक्ति के साथ उसके मन में कोई ग्रज हो, वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, इसलिए वो उससे नहीं मिलना चाहता। हाँ, अगर वो इन जनरल किसी से भी नहीं मिलना चाह रहा, तो आपको ये चीज़ें उसे सिखानी पड़ेंगी। यानी बच्चे का बिहेवियर उसके मूड पर भी डिपेंड कर सकता है। बहुत ज़्यादा डिपेंड कर सकता है। तो मूड मैनेजमेंट भी पेरेंट्स को ही सिखाना है। आज आप उसको नहीं सिखाएंगे तो कल जब वो प्रोफेशनल फील्ड में जाएगा तो सामने वाला थोड़ी उसका मूड देख के बात करेगा। जी, बिल्कुल सही है ना। तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने बात की इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर और जाना कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प कर सकता है प्रोफेशनल और साथ ही साथ पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी फीडबैक या क्वेरी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हमसे जरूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।